आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जो है एक बहुत ही आसान टॉपिक है और इसका ज़रूरत आपको आगे के लेक्चर्स में काफ़ी आएगा। जब हम लोग वर्चुअल फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें रेफरेंसेस का इस्तेमाल काफ़ी होगा, इसीलिए मैं रेफरेंसेस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान टॉपिक है रेफरेंसेस। आइए शुरू करते हैं। तो आइए रेफरेंसेस को समझते हैं। रेफरेंसेस को हम लोग समझेंगे बोर्ड पे लिखे एक प्रोग्राम के मदद से। बोर्ड पे जो प्रोग्राम लिखा है उसमें क्या क्या है देखिए। एक क्लास है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। फिर एक मेन फंक्शन है। हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन तो होता ही है। मेन फंक्शन क्या है? प्रोग्राम का आत्मा है। बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम कैसे चलेगा? ठीक है, तो मेन फंक्शन तो होगा ही होगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कीजिएगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन चालू होगा। तो मेन फंक्शन जब चालू होगा तो सबसे पहले उसका पहला लाइन चलेगा। पहला लाइन में क्या है देखिए, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स, और एक्स क्या है? इंटीजर टाइप का है, और एक्स में हमने वैल्यू डाल दिया है 5। तो क्या होगा? ये लाइन करने से होगा क्या? कंप्यूटर में मेमोरी जो होगा उसमें एक एक्स नाम का वेरिएबल बनेगा, ठीक है, और उसके लिए 4 बाइट का मेमोरी रिजर्व हो जाएगा। तो एक्स के लिए 4 बाइट का मेमोरी रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। 4 बाइट क्यों? क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर 4 बाइट लेता है। और आपने किया है क्या? x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आइए। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है? एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है y, वो भी इंटीजर टाइप का है। तो कंप्यूटर के मेमोरी में फिर से 4 बाइट का एक ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। और इसमें वैल्यू क्या आएगा? उसमें आएगा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स में जो वैल्यू है उसी को कॉपी कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ भी आ जाएगा 5। अब तीसरा वेरिएबल देखिए जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तीसरा वेरिएबल इंटीजर टाइप का नहीं है, बल्कि इंटीजर का रेफरेंस टाइप का है, ठीक है। जब आपको इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो क्या करना होता है? इंटीजर और वेरिएबल का नाम। जब आपको इंटीजर का रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे करना है देख लीजिए। इंटीजर, रेफरेंस का सिंबल और वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो हमने देखिए रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है, उसका नाम है जेड, और वो किसका टाइप का है? इंटीजर का रेफरेंस है वो, ठीक है। तो क्या होगा? जब आप जेड नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा? नहीं। देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जब हम जेड नाम का इंटीजर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। जब हम इंटीजर डिक्लेयर कर रहे थे एक्स वाई, ठीक है, तो 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो रहा था, रिजर्व हो रहा था एक्स और वाई के लिए। ध्यान रहे, जब हम रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जेड तो उसके लिए मेमोरी ब्लॉक नहीं लगेगा कंप्यूटर में। तो क्या होगा? जेड को मेमोरी आएगा कहाँ से? जेड को जगह कहाँ मिलेगा कंप्यूटर में? देखिए जब हम जेड रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी समय उसको कर रहे हैं इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का जो मेमोरी ब्लॉक है वो अब जेड का भी होगा, यानी एक ही आदमी का 2 नाम हो गया, सोनू भी और मोनू भी। समझ गए? अंतर समझ गए आप? जब आपने किया इंट y इज इक्वल टू एक्स, दूसरी लाइन में किया था ना इंट y इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हुआ? y के लिए एक अलग से मेमोरी ब्लॉक बना 4 बाइट का, और x में जो वैल्यू था वो कॉपी हो गया यहाँ पे। बस जब आपने किया इंट रेफरेंस वेरिएबल z इज इक्वल टू एक्स, तीसरे लाइन में जब आपने किया तो z के लिए कोई मेमोरी ब्लॉक अलग से नहीं बना, बल्कि x का जो मेमोरी ब्लॉक है वो अब z के नाम से भी जाना जाएगा। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या हो गया? एक तरह से पुकारू नाम हो गया, एक ही आदमी का 2 नाम, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अगर आप करेंगे y इज इक्वल टू 7, चौथे लाइन में अगर आप करेंगे y इज इक्वल टू 7 तो क्या होगा? y में पहले 5 था, अब 7 हो जाएगा। अब प्रिंट करके आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप करेंगे z इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा? यहां पे चेंजेज आ जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, यानी x का वैल्यू भी 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x और z अब दोनों एक ही हैं, यही करता है रेफरेंस वेरिएबल।
रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, जब आप किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल जो कि पहले से हमारे पास वेरिएबल है उसके लिए आप रेफरेंस वेरिएबल बना देते हैं, तो अब वही मेमोरी ब्लॉक का दो दो नाम हो जाता है। तो क्या हम y के लिए भी रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हम एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से टीपी इज इक्वल टू वाई। तो क्या होगा, टीपी नाम का एक वेरिएबल कौन से ब्लॉक को रेफर करेगा, मतलब जो y का नाम है जिस ब्लॉक का, उसी ब्लॉक का दूसरा नाम हो जाएगा टीपी। तो अब आप करेंगे टीपी इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे चेंजेज आ जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि जब आपने कर दिया z इज इक्वल टू 35, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 35 हो जाएगा। अगर आप प्रिंट करेंगे z को, सी आउट करके प्रिंट कीजिए z को, तो आउटपुट क्या आएगा 35। अगर आप प्रिंट करेंगे x को, तो आउटपुट क्या आएगा 35। समझ गए ना, क्योंकि z और x एक ही आदमी के नाम है ना, यानी एक ही मेमोरी ब्लॉक का दो नाम है ना, z और x। अगर आप प्रिंट करेंगे y को, तो क्या वैल्यू आएगा 25। अगर आप प्रिंट करेंगे टीपी को, तो क्या वैल्यू आएगा 25। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक शॉर्ट समरी आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो हमने अभी तक पढ़ा उसका एक शॉर्टकट मतलब समरी करते हैं, ठीक है, रिवीजन। हमने क्या पढ़ा कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था x, और x में वैल्यू डाल दिया 5। तो क्या हुआ, x नाम का एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो गया जिसका नाम है x, और उसमें हमने वैल्यू डाल दिया 5, तो वहाँ पे आ गया 5 उस मेमोरी ब्लॉक में। फिर हमने किया इंट y इज इक्वल टू x। इसमें क्या हुआ कि y नाम का एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो गया मेमोरी में, और उसका नाम हो गया y उस मेमोरी ब्लॉक का, और उसमें हमने वैल्यू क्या डाला x, यानी कि x में जो है उसको कॉपी कर दो, तो यहाँ पे भी आ गया 5। फिर हमने क्या किया, एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, जिसका नाम है z। और रेफरेंस वेरिएबल के लिए कोई मेमोरी ब्लॉक नहीं बनता है, और z में हमने वैल्यू क्या डाला x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेमोरी ब्लॉक का नाम x है अभी तक, उस मेमोरी ब्लॉक का दो दो नाम होगा, x और z, x और z। समझ गए, एक ही बंदे का दो दो नाम, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि x जिस मेमोरी ब्लॉक का नाम था उस मेमोरी ब्लॉक का दो नाम होगा, z और x। फिर हमने क्या किया, y इज इक्वल टू कर दिया 7। पहले y में वैल्यू क्या था, जो x में था वहीं से कॉपी किया था ना, तो y में कर दिया 7। तो देखिए क्या हुआ, y में जब 7 हुआ तो क्या x में भी 7 हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी ब्लॉक है ना। y में जो चेंज आप करोगे वो y में ही रहेगा, x को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने किया z इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा, इस मेमोरी ब्लॉक में पहले 5 था, अब 10 हो जाएगा। तो x और z दोनों ही 10 हो गया। क्यों? क्योंकि x और z एक ही मेमोरी ब्लॉक का नाम है। समझ गए ना, बस यही है रेफरेंस में और नॉर्मल वेरिएबल में अंतर, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है, जो पहले से एक वेरिएबल है उसी को दूसरा नाम देने के लिए होता है। और हमेशा याद रखिए कि जब हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंट एम्प रेफरेंस का साइन और z, तो इसमें वेरिएबल क्या है, z है या रेफरेंस का साइन z है? कौन सा है वेरिएबल? वेरिएबल z है। ये देखिए वेरिएबल का नाम ये है, ये तो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका है। जैसे इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका ये है ना, इंट लिख दो और वेरिएबल का नाम लिखो, उसी तरह से रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका है इंट और रेफरेंस साइन, ठीक है, और वेरिएबल का नाम। तो बहुत लोग सोचते हैं कि वेरिएबल का नाम रेफरेंस साइन और जेड है। नहीं, वेरिएबल का नाम तो जेड है भैया, ठीक है, वेरिएबल का नाम जेड है, ठीक है। ये तो तरीका है, ये तरीके में आ गया, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो उसी तरह से y का भी हमने रेफरेंस क्रिएट कर दिया, इंट रेफरेंस साइन टीपी, टीपी इज इक्वल टू वाई। तो अब ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसके भी दो नाम हो गए, है ना, y और टीपी। तो अब टीपी में कोई चेंज कीजिएगा तो y में भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी ब्लॉक का नाम है ना, ठीक है। अब हमने जो क्लास लिखा था उसको लेके के भी एक रेफरेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अभी क्लास का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए अब हम लोग रेफरेंस का दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, और वो इस क्लास के लिए देखेंगे, ठीक है। तो देखिए
हमने एक क्लास लिख के रखा है अपने प्रोग्राम में स्टूडेंट। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाइए, स्टूडेंट S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। अब देखिए जब आप S1 बनाइएगा तो इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर 3 इंटीजर लेता है, तो आपको ये 3 इंटीजर पास करना होगा, 50, 60, 70 पास कर दीजिए, ठीक है। तो S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो मेमोरी ब्लॉक में कितना बाइट लेगा, 12 बाइट लेगा ना। क्यों? क्योंकि इस क्लास में 3 इंटीजर है एक्स वाई जेड, तो 4-4 बाइट करके तीनों ले लेंगे एक्स वाई जेड, तो 12 बाइट का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें वैल्यू क्या होगा, हमने पास क्या किया 50, 60, 70, 50, 60, 70, एक्स में चला जाएगा 50, वाई में चला जाएगा 60 और जेड में चला जाएगा 70। हमने 50, 60, 70 पास किए ना, जो कि आई जे के में जाएंगे, आई में 50, जे में 60, के में 70, ठीक है। तो एक्स में 50, वाई में 60, जेड में 70, तो 50, 60, 70। तो ये बन गया अपना एक S1 नाम का वेरिएबल, ठीक है, ऑब्जेक्ट, मतलब S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट S2, और S2 में हम डालते हैं 80, 90, 100, तो इस बार हो जाएगा 80, 90, 100। तो S2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसमें वैल्यू आ जाएगा क्या क्या, 80, 90, 100। अब हम लोग एक रेफरेंस बनाते हैं। रेफरेंस किस टाइप का, इस क्लास टाइप का। पहले इंटीजर टाइप का बनाते थे ना, पहले कैसा बना रहे थे, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब जो रेफरेंस बनाएंगे वो इस क्लास टाइप का बनेगा। स्टूडेंट, वही रेफरेंस साइन दीजिए, रेफरेंस साइन, और रेफरेंस का कुछ नाम दे दीजिए, फिर से जेड ही नाम दे देते हैं, है ना, जेड हमारा फेवरेट हो गया। अब जेड में क्या देना होगा हमको, एक पहले से जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम देना पड़ेगा, S1। तो अब जेड नाम हो गया किसका, इस ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का अब दो नाम हो गया, S1 और जेड, S1 और जेड, एक ही आदमी का दो नाम, सोनू और मोनू, ठीक है, समझ गए ना। तो अब इस ऑब्जेक्ट में अगर कोई चेंजेज आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं, S1 डॉट एक्स इज इक्वल टू हम करना चाहते हैं 105, तो हो जाएगा 50 से 105। अगर हम y को चेंज करना चाहते हैं तो S1 डॉट वाई, हम Z डॉट वाई भी तो कर सकते हैं, क्योंकि S1 और Z दोनों इसका नाम है ना। रेफरेंस जब हमने बना दिया तो S1 और Z दोनों तो इसका नाम है, तो Z डॉट वाई भी कर दीजिए, 106 कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 106। हम फिर से x को चेंज करना चाहते हैं और इस बार हम चेंज करना चाहते हैं z के मदद से, तो z डॉट एक्स इज इक्वल टू 205, यहाँ हो जाएगा 205। समझ गए, तो ये चीज़ आप समझ गए, बस यही है रेफरेंस। आइए रेफरेंस का कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और रेफरेंस और पॉइंटर में क्या अंतर है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए रेफरेंस के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया उसका यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं लैपटॉप पे, ठीक है। तो देखिए इस प्रोग्राम की मदद से हमने रेफरेंस में जो कुछ भी पढ़ा उसको प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम में है एक क्लास, क्लास का नाम है स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट क्लास के अंदर 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, और साथ ही साथ इस स्टूडेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है जो कि एक्स वाई जेड वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, क्लास के वेरिएबल एक्स वाई जेड में कुछ वैल्यू डाल रहा है। आगे आइए इस प्रोग्राम में है मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में क्या है एक एक लाइन देखते हैं। लाइन नंबर 28 देखिए, जो कि हमारा मेन फंक्शन का पहला लाइन है। उसमें हमने p नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और p में वैल्यू डाल दिया 10। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर वेरिएबल, तो मेमोरी में जो है 4 बाइट का एक डब्बा मिल जाएगा p को, और उस डब्बे में चला जाएगा 10, क्योंकि हम कह रहे हैं इंट p इज इक्वल टू 10। तो क्या होगा, मेमोरी में p के लिए 4 बाइट का एक डब्बा मिल जाएगा और उस डब्बे में चला जाएगा 10। जब आप करेंगे इंट p इज इक्वल टू 10, तो p के लिए मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में 4 बाइट का एक डब्बा मिल जाएगा और उस डब्बे में चला जाएगा 10। फिर अगला लाइन है इंट k इज इक्वल टू p, तो क्या होगा, k वेरिएबल के लिए मेमोरी में 4 बाइट का एक दूसरा नया डब्बा मिलेगा और उसमें वैल्यू क्या जाएगा उस डब्बे के अंदर,
जो कि P के अंदर है, तो K के अंदर भी चला जाएगा 10। तो P के अंदर भी 10 होगा और K के भी अंदर 10 होगा, और दोनों वेरिएबल P और K के लिए मेमोरी में 4-4 बाइट का अलग अलग डब्बा है, अपना अलग अलग घर है। फिर आइए अगले लाइन में, जहां हमने डिक्लेयर किया एक दूसरा वेरिएबल, एक तीसरा वेरिएबल M, और M के लिए भी मेमोरी में मिल जाएगा 4 बाइट का एक अलग डब्बा घर, ठीक है। और उसमें वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, गार्बेज होगा, क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं। फिर आइए लाइन नंबर 33 में, यहां पे हमने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है R, और R चूंकि एक रेफरेंस वेरिएबल है, मेमोरी में इसके लिए कोई डब्बा नहीं मिलेगा। तो ये जाएगा कहां, ये कहां जाएगा, जब हम कह रहे हैं R इज इक्वल टू P, तो P का जो मेमोरी ब्लॉक है ना, R भी वही जाके चिपक जाएगा। तो जो मेमोरी ब्लॉक P का था वही मेमोरी ब्लॉक R का भी है। तो उस मेमोरी ब्लॉक के अब दो दो नाम है, R और P। समझ गए ना, नॉर्मल वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल में आप अंतर समझ गए ना। नॉर्मल वेरिएबल जब आप क्रिएट कर रहे थे इंट k इज इक्वल टू p, तो क्या हो रहा था, k के लिए एक अलग डब्बा मिल रहा था, मेमोरी ब्लॉक अलग मिल रहा था रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर, और उसमें वैल्यू आ रहा था क्या, जो p के मेमोरी ब्लॉक में वैल्यू था वही वैल्यू k के मेमोरी ब्लॉक में भी आ रहा था। लेकिन जब आप रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इंट m%r इज इक्वल टू p, तो क्या होगा कि R के लिए कोई अलग से मेमोरी ब्लॉक नहीं मिलेगा, बल्कि P के मेमोरी ब्लॉक में जाके वो चिपक जाएगा, ठीक है। तो P और R अब एक ही मेमोरी ब्लॉक के दो नाम है। तो जब प्रिंट कीजिएगा वैल्यू तो क्या आएगा, देखिए हमने प्रिंट किया है R, P और K, तो R और P तो एक ही मेमोरी ब्लॉक है, तो उसमें क्या वैल्यू आएगा 10, तो R और P में वैल्यू आ गया 10, ठीक है। K में वैल्यू क्या आएगा, K में वैल्यू क्या आएगा, K में हमने क्या डाला है, K इज इक्वल टू P, यानी P के अंदर जो है वही का कॉपी कर दो K के अंदर भी, तो K बराबर भी हो गया 10। अब मान लीजिए कि मैं एक काम करता हूँ, K में वैल्यू चेंज कर देता हूँ, कुछ 25 कर देता हूँ, K इज इक्वल टू 25, तो क्या होगा, R और P में भी 25 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि R और P एक अलग मेमोरी ब्लॉक है, K एक अलग मेमोरी ब्लॉक है। तो ये जो चेंज आपने किया है ना, K इज इक्वल टू 25, ये सिर्फ K के मेमोरी ब्लॉक में होगा। तो R और P अभी भी 10 होंगे, K 25 हो जाएगा, ठीक है। देखिए R P आज भी 10-10 है, K 25 हो गया। अच्छा, अगर मैं कोई चेंज करूं इसके अंदर, P के अंदर, P इज इक्वल टू 75 कर दिया ना, तो कहां कहां चेंज आएगा, चेंज आएगा P में और R में। P और R दोनों में क्यों चेंज आएगा, क्योंकि P और R एक ही मेमोरी ब्लॉक है। K में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं, K में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि K एक अलग मेमोरी ब्लॉक है। तो K में अभी भी 25 होगा, P और R में 75 होगा। तो अब जब प्रिंट कीजिएगा तो P और R में आ जाएगा 75, P और R में आ गया 75, K इज इक्वल टू 25। अच्छा, अगर मैं कर दूं R इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू 100 कर दूं, तो क्या P में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि P और R तो एक ही मेमोरी ब्लॉक है ना, तो P में भी चेंज आएगा। K में आएगा नहीं, क्योंकि K अलग मेमोरी ब्लॉक है। तो देखिए अभी P और R 100 आ जाएगा, ये देखिए P और R 100, K अभी भी 25 है। अच्छा, K में कुछ चेंज करना है तो K में फिर से चेंज कर दीजिए, कुछ 96 कर दीजिए यहाँ पे, तो K हो जाएगा 96, देखिए, और P और R 100 हो गया। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। जब आप एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट किए इंट m, तो ये क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि m को एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक मिल गया है, उसको जब मन होगा वैल्यू उसमें डालेगा, उसको यहाँ पे मन होगा वैल्यू डाल देगा कि लो 500 डाल दो, ठीक है। लेकिन जब आप एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट्स से इंट m%l, तो l एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो इसको जो है ना आपको यहीं पे तुरंत कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, वैल्यू जैसे p या फिर k, कुछ देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं, नहीं आप देते हैं, तो आ जाएगा कंपाइलेशन एरर, आ जाएगा कंपाइलेशन एरर। देखिए कंपाइलेशन एरर आ गया, क्यों, क्योंकि अब जो है कंपाइलर कह रहा है कि l जो है एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसके लिए कोई मेमोरी ब्लॉक मिलेगा नहीं, तो जल्दी से बताओ कि इसको कहां चिपकाना है, कहां चिपकाना है। तो आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि इसको कहां चिपकाना है, आपको बताना पड़ेगा ना कि इसको K में चिपका दो या P में चिपका दो। क्योंकि आप नहीं बता रहे हैं तो इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो पा रहा है,
और इसीलिए कंपाइलेशन एरर रहा है। तो कंपाइलेशन एरर को खत्म करने के लिए इसको बताइए कि कहाँ चिपकाना है। चलिए के में चिपका देते हैं। तो अब के का भी एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया जिसका नाम है एल। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं ना कि क्लास का भी रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट का। अच्छा, एक चीज और, जैसे m इज इक्वल टू हम यहाँ पे 100 कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे m इज इक्वल टू 100 कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू 100 कीजिए, रन करा के देखिए, कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप ये नहीं कर सकते हैं l इज इक्वल टू 500, नहीं, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्यों, बताता हूँ। क्योंकि l एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसके लिए कोई जगह मिला नहीं और आप 500 वैल्यू डाल रहे हैं। एल के लिए मेमोरी ब्लॉक में कोई डब्बा मिला नहीं, घर मिला नहीं, और उसमें आप सामान डाल रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ रहा है ना। पहले इसको क्या कीजिए, इसमें कुछ इसको एक घर दीजिए। घर कहाँ से दीजिएगा, चलिए एम वाला दे देते हैं, इस बार एम वाला दे दिए। तो अब एल और एम एक ही मेमोरी ब्लॉक है। अब जो है आप एल में वैल्यू डाल सकते हैं। अब आप इसमें एल इज इक्वल टू 1005 कर दीजिए, क्योंकि इसको मेमोरी ब्लॉक मिल चुका है। तो अब देखिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखना है आपको। तो इसी तरह से आप क्लास के लिए भी कर लीजिए। क्लास का एक बनाइए ऑब्जेक्ट, क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाइए। ये जो अपना स्टूडेंट क्लास है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाइए और एक रेफरेंस बनाइए, और यही काम कीजिए। तो मैंने पहले ही कोड लिख के रखा था, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए। तो देखिए मैंने क्या किया है, स्टूडेंट क्लास जो कि हमारे प्रोग्राम में है, उसका पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, और S1 ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको 3 इंटीजर वैल्यू पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट क्लास जो है एक कंस्ट्रक्टर रखे हुए है जो कि 3 इंटीजर वैल्यू लेता है, और वो तीनों इंटीजर वैल्यू आप पास कीजिएगा कब, जब आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा तब। तो S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें 3 इंटीजर वैल्यू पास कर दिया, 66, 88, 99। ये 66, 88, 99 कहाँ जाएंगे, क्लास के जो वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, उसमें जाके जमा हो जाएंगे, मतलब असाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो S1 जो अपना वेरिएबल हमने बनाया है ना इस लाइन में, मतलब S1 जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, उसके एक्स वाई जेड में क्या क्या है, 66, 88 और 99। एक्स में है 66, वाई में है 88 और जेड में है 99। फिर अगले लाइन यानी कि लाइन नंबर 45 में मैंने एक रेफरेंस बनाया है S2, और ये रेफरेंस कैसा है, इसी क्लास के टाइप का है। ठीक है, तो रेफरेंस बनाते वक्त आपको ये सब डालने का जरूरत नहीं है, वैल्यू पास करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है रेफरेंस के लिए अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, अलग से मेमोरी ब्लॉक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो S2 इज इक्वल टू कर दीजिए S1। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, S1 और S2 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। तो अब देखिए, अगर आप प्रिंट कीजिएगा S2 के मदद से x को या S1 के मदद से x को, तो दोनों में वैल्यू एक ही आएगा। क्यों, क्योंकि S1 और S2 एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये देखिए, S1 और S2 दोनों के मदद से जब आप प्रिंट किए x को, तो 66 66 आया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ तो और अच्छे से दिखेगा। तो S2 डॉट एक्स कीजिए चाहे S1 डॉट एक्स कीजिए, दोनों में आएगा 66। ये देखिए लास्ट लाइन। जो रूल नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल, नॉर्मल इंटीजर रेफरेंस वेरिएबल के लिए है, वही रूल क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, क्लास के रेफरेंस के लिए होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रयोग यानी कि कुछ कुछ डिस्कवरी आप खुद भी कीजिए प्रैक्टिस करके। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए, या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।